गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सेक्शन 73 से 75 इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के। ये बेसिकली है कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का क्या मतलब है कि भाई आपका कॉन्ट्रैक्ट टूट गया, ब्रीच हो गया, ब्रेक हो गया, तो उसके बाद एक पार्टी के पास क्या राइट्स हो जाते हैं, क्या वो दूसरी पार्टी की ड्यूटीज़ हो जाती हैं, या कहाँ आप कोर्ट में जा सकते हो। साथ ही हम देखेंगे हार्डले वर्सेस बैक्सनडेल का केस, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये आपको लिखना ही लिखना है अगर आप सेक्शन 73, 74, 75 लिख रहे हो तो। अब कुछ एलिमेंट्स होते हैं। अब ठीक है, ब्रेक हो गया तो इसका मतलब एक पार्टी को नुकसान देना पड़ेगा, जो नुकसान है उसकी भरपाई देनी पड़ेगी, उसे हम कहेंगे कंपनसेशन या डैमेजेस। ठीक है, तो अब ये एलिमेंट्स होना ज़रूरी होते हैं। सबसे पहले कि एक तो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए, जिसका नुकसान हुआ है या सफरर है उसको कंपनसेशन मिलना चाहिए। कंपनसेशन उस नुकसान के लिए होना चाहिए जो कि उसको हुई है। कंपनसेशन दी जानी चाहिए फॉर जो एक नेचुरल होता है कि भैया हमें पता था कि अगर ये कॉन्ट्रैक्ट का ब्रीच होता है या ब्रेक होता है ये कॉन्ट्रैक्ट, तो इसकी वजह से इस पार्टी का कुछ लॉस होगा। तो वो जो पर्टिकुलर लॉस है हम उसकी बात कर रहे हैं, ना कि रिमोट और इनडायरेक्ट लॉस। ठीक है, ये आपको अभी केस लॉ से समझ आ जाएगा। द लॉस और डैमेज शुड बी सच विच नेचुरली अरोज इन द यूजुअल कोर्स। कि भैया आपके बिजनेस में, आपके कॉन्ट्रैक्ट में नेचुरली वो ब्रीच आ रहा है या नेचुरली अगर वो लॉस हो सकता है, उसकी हम बात कर रहे हैं। या द पार्टीज न्यू व्हेन दे मेड द कॉन्ट्रैक्ट टू बी लाइकली टू रिजल्ट फ्रॉम द ब्रीच। या जब उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट बनाया था तब उन्हें पता था कि अगर इस कॉन्ट्रैक्ट को हम ब्रीच करते हैं, देखिए, विच द पार्टीज न्यू व्हेन दे मेड द कॉन्ट्रैक्ट टू बी लाइकली टू रिजल्ट फ्रॉम द ब्रीच, कि अगर कॉन्ट्रैक्ट टूटेगा तो इस पार्टी को ये नुकसान हो सकता है। अब यहाँ पर क्या आपके दो सर्कमस्टांसेस हो गए कि सबसे पहला कि नेचुरली अरोज करना चाहिए, जो मतलब हम कहते हैं ना रोज़ वाली बात है, वो वाले डैमेज के लिए। या पार्टीज़ को पता था कि अगर हम ब्रीच करते हैं, ब्रेक करते हैं कॉन्ट्रैक्ट को, तो उसकी वजह से दूसरी पार्टी को ये नुकसान हो सकता है। अब मेजर ऑफ डैमेजेस कैसे होंगे? आफ्टर इट हैज़ बीन इस्टेब्लिश दैट अ सर्टन कॉन्सिक्वेंस ऑफ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इज प्रॉक्सिमेट एंड नॉट रिमोट, द प्लेंटिफ डिजर्व्स टू बी कंपनसेटेड। अब हमें पता चल गया कि ये नेचुरल कोर्स में आ रहा है, नेचुरल कोर्स में कि हाँ ये वाली चीज़ हो ही सकती थी कि उसने अगर वहाँ पे सामान बेचना था, गेहूँ बेचनी थी, अब मैंने उसे सप्लाई नहीं करी, तो जो वो प्रॉफिट कमाता वो वाला, ठीक है, नेचुरली वाला। लेकिन अब जो चावल का था, ठीक है, कोई और जो नुकसान था लेबरर का था, वो हो गया आपका रिमोट। अब उस रिमोट की हम भरपाई नहीं करेंगे। मेजर ऑफ डैमेजेस के लिए जो आपका प्रॉक्सिमेट है या नेचुरल है उसी के लिए कंपनसेशन होगी, रिमोट चीज़ों के लिए कंपनसेशन नहीं होगी। ठीक है, अब हम आपके बेयर एक्ट से देखते हैं। ऑफ द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, सेक्शन 73, कंपनसेशन फॉर लॉस और डैमेज कॉज्ड बाय ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। अब यहाँ पर ये क्या कहता है कि कंपनसेशन दी जाएगी अगर कॉन्ट्रैक्ट का ब्रीच होता है। ब्रीच मतलब ब्रेक होता है। व्हेन अ कॉन्ट्रैक्ट हैज़ बीन ब्रोकन, अब कॉन्ट्रैक्ट जो है वो टूट गया है, तो उसके टूटने से जिस पार्टी ने सफ़र किया है वो है एंटाइटल, मतलब उसको मिलेगा कुछ, फ्रॉम द पार्टी हु हैज़ ब्रोकन द कॉन्ट्रैक्ट। जब कॉन्ट्रैक्ट टूट गया है तो जिस पार्टी ने सफ़र किया है वो है एंटाइटल्ड टू रिसीव समथिंग, किससे? जिसने कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ा है। क्या चीज़? कंपनसेशन फॉर एनी लॉस और डैमेज। तो जो भी उसको नुकसान हुआ है उसकी भरपाई उसे चाहिए। किन सर्कमस्टांसेस में? विच नेचुरली अरोज, हमने भी देख ही लिया था, जो नेचुरली हो रहा है या पार्टीज़ को पता था जब उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट बनाया कि इसके रिजल्ट से ये नुकसान हो सकता है। सच कंपनसेशन इज़ नॉट टू बी गिवन फॉर रिमोट और इनडायरेक्ट। ठीक है, कि आप बहुत दूर का या कोई इनडायरेक्ट अगर लॉस है जो आप फोर्स ही नहीं कर सकते थे, जिसका आप अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते थे, उन डैमेजेस के लिए आप भरपाई नहीं करोगे। राइट।
compensation for failure to discharge obligation resembling those created by contract. अब ना यहाँ पर resembling those created obligation, ध्यान देने वाली बात ये है कि ऑब्लिगेशन की बात हो रही है और रिजेम्बलेंस की बात हो रही है, तो ये आपके आ जाते हैं क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट्स। ये क्या कहता है कि अगर कोई अपने क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट्स में जो उनके ऊपर ऑब्लिगेशन आती है अगर वो उसको फुलफिल ना करे तो व्हेन एन ऑब्लिगेशन रिजेम्बलिंग दोज क्रिएटेड बाय कॉन्ट्रैक्ट हैज़ बीन इनकर्ड एंड हैज़ नॉट बीन डिस्चार्ज, ऑब्लिगेशन भी आ गई, मैंने गलती से जो मेरे पास सामान आया था मैंने उसका पैसा नहीं दिया और ना ही मैंने डिस्चार्ज किया, तो अगर उससे कोई भी पर्सन इंजर होता है उस ऑब्लिगेशन को पूरा ना करने की वजह से, तो दैट पर्सन इज़ एंटाइटल्ड टू रिसीव द सेम कंपनसेशन फ्रॉम द पार्टी इन डिफ़ॉल्ट। तो अब मैंने अगर किसी ने मेरे घर पे पिज़्ज़ा छोड़ दिया गलती से और मैंने वो पिज़्ज़ा खा लिया और उस पिज़्ज़ा के पैसे नहीं दिए, तो वो पार्टी जिसका वो पिज़्ज़ा था वो मेरे अगेंस्ट कंपनसेशन का केस डाल सकते हैं। ठीक है, अब ये क्या कहता है, इन एस्टिमेटिंग द लॉस और डैमेज अराइजिंग फ्रॉम अ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट द मीन्स विच एग्जिस्टेड ऑफ रेमेडिंग द इनकन्वीनियंस कॉज्ड बाय द नॉन परफॉर्मेंस मस्ट बी टेकन इनटू अकाउंट। अगर आपको अब बेसिकली लॉस और डैमेज का कैलकुलेट करना है कि कितना लॉस हो गया कितना डैमेज हो गया, तो जो भी कोई मीन्स अगर हो सकते थे जिसकी वजह से जो इनकन्वीनियंस कॉज हुई है उसको हम कुछ कम कर सकते थे, तो वो हमें करने चाहिए। अब हम आते हैं इलस्ट्रेशन पे। ए कॉन्ट्रैक्ट्स टू सेल एंड डिलीवर 50 मॉन्ड्स ऑफ सॉल्ट पीटर टू बी। ए ने क्या बोला कि मैं 50 मॉन्ड्स बी को दे दूंगा एक सर्टेन प्राइस पे जो हम डिलीवरी पे लेंगे। ए ने अपना प्रॉमिस तोड़ दिया। क्या प्रॉमिस था? 50 मॉन्ड्स ऑफ सॉल्ट पीटर देने का। तो बी इज एंटाइटल्ड टू रिसीव फ्रॉम ए by which the contract price falls short of the price for which B might have obtained saltpeter। अब जैसे उसने बोला कि 50 सॉल्ट पीटर दूंगा मैं 100 रुपये, ठीक है। अब उसने ए ने दिया नहीं, किसको नहीं दिया? बी को नहीं दिया, लेकिन बी को तो आगे सप्लाई करना था, तो बी ने फटाफट जल्दीबाजी में वो 120 रुपये का ले लिया, ठीक है, एक। तो अब यहाँ पर ये 100 रुपीज़ और 120 रुपये में कितना फ़र्क है? 20 रुपये का फ़र्क है। अब ये जो 20 रुपये का फ़र्क है इसकी भरपाई कौन करेगा? ए करेगा। ए इसकी कंपनसेशन देगा। किसको देगा? बी को देगा, क्योंकि बी को नुकसान हुआ है ए की वजह से, क्योंकि ए ने वो सामान नहीं पहुँचाया। फिर आपका आता है बी इलस्ट्रेशन। ए हायर्स बीज शिप टू गो टू बॉम्बे। ए ने हायर करा बी का शिप बॉम्बे जाने के लिए, और कब? ऑन द 1st of January अ कार्गो विच ए इज़ टू प्रोवाइड। ए ने कार्गो प्रोवाइड करना था और कैलकटा लेके आना था, ठीक है। बीज शिप डज नॉट गो टू बॉम्बे। बी का शिप बॉम्बे नहीं गया, लेकिन ए के पास अपॉर्चुनिटी थी कि वो जितने रुपए का, मान लो बी ने 1000 रुपये का बोला था, 1000 रुपये में ही ए को दूसरा शिप मिल गया जो कि कैलकटा जा रहा था। टर्म्स एज एडवांटेजेस एज दोज, कि जिस एडवांटेज, मतलब अब मैं 2 महीने पहले अगर बुकिंग कराती हूँ तो मुझे सस्ता मिलता है ना। वो यही कह रहा है कि मैंने अब 10 दिन पहले बुकिंग कराई तब भी मुझे सस्ता मिल गया, बाय चांस होता है ना कभी लक बाय चांस, तो उसी लक से उसको सेम ही रेट पे चीज़ मिल गई। ए ने फटाफट से 1000 रुपये का जो था उसी से सी से मान लो कर लिया, बट उसको वो सस्ता ढूंढने में बहुत चक्कर काटने पड़े, ट्रबल हुआ और एक्सपेंस भी, खर्चा भी हुआ थोड़ा बहुत। तो ए इज़ एंटाइटल्ड टू रिसीव कंपनसेशन फ्रॉम बी इन रिस्पेक्ट ऑफ सच ट्रबल एंड एक्सपेंस। तो ए को एंटाइटल्ड है वो कंपनसेशन लेने के लिए बी से, जो भी उसका खर्चा या ट्रबल हुआ उसके लिए, ठीक है। फिर अब आपका आता है इलस्ट्रेशन, देखो एफ, बाकी आप रीड कर लीजिएगा। ए कॉन्ट्रैक्ट्स टू रिपेयर बीज हाउस इन अ सर्टेन मैनर एंड रिसीव्स पेमेंट इन एडवांस। ए ने बोला कि भैया टू रिपेयर बीज हाउस इन अ सर्टन मैनर, कि मैं आपका घर रिपेयर कर दूंगा जैसा आप कह रहे हो, ठीक है, लेकिन आप मुझे एडवांस में पेमेंट दे दो। ए ने घर रिपेयर कर दिया, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट के टर्म्स के हिसाब से नहीं, तो बी इज़ एंटाइटल्ड टू रिकवर फ्रॉम ए द कॉस्ट ऑफ मेकिंग। अब उसने मेरा घर
ट्रायंगल बना दिया, मुझे रेक्टेंगल बनाना था, पैसा तो वो एडवांस ले चुका है। अब उस ट्रायंगल को रेक्टेंगल बनाने में जो मेरा खर्चा आएगा वो उसे क्या कहते हैं, हम रिपेयर कहते हैं। तो वो जो रिपेयर का जो खर्चा आएगा वो ए को देना पड़ेगा। सेक्शन 73 एंड 74 आर फॉर द बेनिफिट ऑफ अ पार्टी विलिंग टू परफॉर्म द कॉन्ट्रैक्ट एंड नॉट फॉर डिफॉल्टिंग पार्टी। तो यहाँ पे जो बेचारे ने सफ़र किया होगा या अग्रीव्ड होगा उसी को ही कंपनसेशन मिलती है और उस पार्टी को नहीं, असल में जो डिफ़ॉल्टर होता है। ठीक है, सेक्शन 73 का पैरा 1 क्या कहता है कि बाय वन पार्टी देन ही इज़ लाइबल टू गिव डैमेजेस। तो जो नुकसान करेगा, जो कॉन्ट्रैक्ट को ब्रेक करेगा, उसी को भर जाना या उसी को कंपनसेशन या उसी को डैमेजेस देने पड़ेंगे। कौन से? जो नेचुरली अरोज करेंगे यूजुअल कोर्स ऑफ थिंग्स पे, या पार्टी उसको पता था जब वो कॉन्ट्रैक्ट में आ रहे थे कि अगर ब्रीच हुआ तो ये नुकसान हो सकता है। अब पैरा 2 क्या कहता है कि नो कंपनसेशन कैन बी गिवन फॉर एनी रिमोट और इनडायरेक्ट लॉस। कि दूर का जो हम सोच भी नहीं सकते थे, अगर कोई रिमोट चीज़ है, इनडायरेक्ट चीज़ है, उसके लिए कंपनसेशन नहीं होगा। जैसे कि एग्जांपल देखिए, ए एंटर्स इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट विद बी, ठीक है, कि उसका सामान चंडीगढ़ से दिल्ली ले जाया जाए। अब बी की नेग्लिजेंस की वजह से रास्ते में सामान गुम हो गया। अब यहाँ पे हेयर द वैल्यू ऑफ द गुड्स कैन बी क्लेम्ड एज कंपनसेशन। अब जो सामान की जो वैल्यू थी उसकी कंपनसेशन मांग सकते हैं। हाउएवर द लॉस ऑफ प्रॉफिट दैट ए वुड हैव अर्नड फ्रॉम द सेल ऑफ दोज गुड्स कैन नॉट बी क्लेम्ड एज कंपनसेशन। कि अब प्रॉफिट वो कहते मेरा तो डबल प्रॉफिट होना था, मेरा तो ट्रिपल प्रॉफिट होना था, उसकी बात हम नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम ये कह रहे हैं कि जो डायरेक्ट लॉस है उसकी ज़रूर भरपाई होगी। तो वो था सामान की वैल्यू। बट इफ़ ए एट द टाइम ऑफ एंट्रिंग इन टू द कॉन्ट्रैक्ट इन्फॉर्म्स बी, लेकिन ए ने बी को इन्फॉर्म कर दिया था दैट गुड्स आर फॉर सेल, देन बी कैन ऑल्सो क्लेम लॉस ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम द सेल एज नाउ इट इज़ कवर्ड अंडर एन एक्सेप्शन टू द रिमोटनेस ऑफ डैमेज और लॉस। लेकिन अगर उसने उसको बता दिया था, किसको बता दिया था? बी को बता दिया था। बी कौन है? कैरियर है, कि भैया मेरा सामान आगे बिकना है, और उस केस में अगर सामान खराब होता है तो ए बी से कंपनसेशन मांग सकता है, लॉस ऑफ प्रॉफिट की भी, जो कि आएगा आपका अंडर रिमोटनेस ऑफ डैमेज। अब ये क्या मतलब हो गया कि अगर एक पार्टी को पता था कि उसके साथ आगे अगर ब्रीच होता है, वो कॉन्ट्रैक्ट में ब्रीच होता है, तो कुछ और नुकसान भी हो सकता है, विच द पार्टीज न्यू एट द टाइम ऑफ एंटरिंग इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट टू बी लाइकली टू अराइज फ्रॉम द ब्रीच ऑफ इट। अभी ये आपको और बेटर क्लियर हो जाएगा। अब सेक्शन 73 पैरा 3 क्या कहता है? आपके क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट्स को डील करता है। फिर ड्यूटी टू मिटिगेट लॉसेस, हर एक बंदे की ड्यूटी है कि जितना हो सके नुकसान को कम करने की कोशिश। अब मान लो मैंने बहुत सारा कपड़ा बनाया, मैंने बहुत सारी स्वेटशर्ट्स बनाई, मैंने गैप ब्रांड के लिए बनाई और गैप ब्रांड ने मेरी रिजेक्ट कर दी। अब रिजेक्ट कर दी, मेरा करोड़ का ट्रांजैक्शन था, लेकिन मैंने क्या किया, मैंने सरोजनी नगर की मार्केट में उसको बेच दिया। सरोजनी नगर की मार्केट में बेचने की वजह से मेरे को 50 लाख रिकवर हो गए। तो वो जो 50 लाख रिकवर हो गए ना, वो मेरी ड्यूटी है उस लॉस को रिकवर करना। अब हम आते हैं हमारा मोस्ट फेमस लैंडमार्क केस हार्ले वर्सेस बैक्सनडेल का। प्लेंटिफ एक मिल चलाते थे और मिल का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट टूट गया, देयर स्टीम इंजन ब्रोक। प्लेंटिफ्स ने डिफेंडेंट को बोला कि भैया तुम ये ठीक कर दो, और ये जैसे ही हमारा ना क्रैंक शाफ्ट आपका हमारा रिपेयर हो जाए उसको वापस भेज देना। डिफेंडेंट रिटर्न द क्रैंक शाफ्ट टू द प्लेंटिफ अ वीक लेटर देन अग्रीड। अब जितना उनका टाइम अग्री हुआ था उससे थोड़ा लेट हो गए। डिफेंडेंट ने लाइटली ले लिया, 1 हफ्ते की बात हुई थी, 2 हफ्ते में वापस कर दिया, कहते चलो क्या है। प्लेंटिफ कहता है द डिफेंडेंट हैड डिस्प्लेस प्रोफेशनल नेग्लिजेंस, कि भाई प्रोफेशनल नेग्लिजेंस करा और उनका ना लॉस ऑफ प्रॉफिट हो गया। 1 हफ्ता उनकी कंपनी जो थी, मिल जो थी, वो बंद रही। डिफेंडेंट कहते हैं कि भैया ये एक्शन तो बड़ा अनरीजनेबल है, क्योंकि एज ही हैड नॉट नोन दैट द डिलेड रिटर्न ऑफ द क्रैंक शाफ्ट वुड नेसेसिटेट द मिल्स क्लोजर। अब उनको कहते हैं कि भाई हमें तो पता ही नहीं था, इतना इम्पॉर्टेंट पार्ट क्रैंक शाफ्ट,
और उनके पास एक ही है, मतलब स्पेयर है ही नहीं कि अगर ठीक होने चला गया तो वो दूसरा लगा ही नहीं सकते। और ये बात उन्होंने हमें बताई भी नहीं कि अगर हमारा क्रैंकशाफ्ट आपके पास है तो हमारी कंपनी बंद पड़ी है, हमारी मिल बंद पड़ी है। तो इस चीज़ का मैं कोई भरजाना नहीं भर सकता, मेरी कोई इसमें गलती नहीं है। हाँ, थोड़ा सा डिले ज़रूर है मेरे पार्ट पे, ये नहीं है कि लेकिन जो आप प्रॉफिट बनाते उसको भी मैं फुलफिल करूँ। इशू क्या हुआ, वेदर द लॉस ऑफ द प्रॉफिट्स रिजल्टेड फ्रॉम द मिल्स क्लोजर वॉज टू रिमोट और नॉट। क्या अब जो प्रॉफिट था वो डिफेंडेंट से लेना चाहिए था या नहीं चाहिए था, क्या उनकी ड्यूटी बनती थी या नहीं, वो अब रिमोट में आएगा या प्रॉक्सीमेट में आएगा, ये यहाँ पर अब देखने वाली बात आ गई। क्योंकि आपका अगर कंपनसेशन मिल रहा है तो वो प्रॉक्सीमेट चीज़ के लिए मिल रहा है, रिमोट के लिए नहीं मिल रहा है। या पार्टीज़ को पता होना चाहिए कि कुछ ऐसे स्पेशल सरकमस्टांसेस हैं। तो रूल्स क्या हो गए, जनरल डैमेजेस मिलते हैं जो कि नेचुरली आएंगे, रीजनेबली हम उन्हें फोर्सी कर सकते हैं। स्पेशल डैमेजेस क्या हैं कि स्पेशल सरकमस्टांसेस वर ब्रॉट टू द नॉलेज ऑफ द डिफेंडेंट। कि अगर आपने बताया है, कभी कभी होता है ना, मुझे ड्राई क्लीन कराना है, लेकिन ड्राई क्लीन कराने के लिए वो बंदा तो महीना लेता है, लेकिन मैं उसे बता दूँ यार आज ही आपको ना देना पड़ेगा वापस, क्योंकि मुझे आगे शादी में जाना है, मुझे आगे फंक्शन में जाना है। तो वहाँ पे स्पेशल डैमेज मतलब हमने स्पेशली इन्फॉर्म किया है, अदरवाइज तो जनरल चीज़ें चलती ही रहती हैं। तो कोर्ट ने क्या हेल्ड करा, द पार्टी कुड ओनली क्लेम फॉर लॉसेस फ्रॉम द ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट वेयर द लॉसेस रीजनेबली व्यूड। रीजनेबली हमें व्यू कर सकते थे, देख सकते थे। द डिफेंडेंट वॉज नॉट लाइबल फॉर द लॉस, ठीक है, क्योंकि उन्हें कहीं से पता ही नहीं था कि अगर वो क्रैंकशाफ्ट वापस नहीं करेंगे तो वहाँ पर वो कंपनी, वो मिल शट डाउन रहेगी, ठीक है। अब जैसे हमें डिटरमिन करना होता है अमाउंट ऑफ कंपनसेशन, तो वो अमाउंट ऑफ कंपनसेशन बेसिकली आप कैसे करोगे, टू पुट द अग्रीव्ड पर्सन इन द सेम पोजीशन जब वो कॉन्ट्रैक्ट बनाने से पहले था। कि भैया अगर मेरी जेब से 50 लाख गए हैं या 50 रुपये भी गए हैं तो मेरे 50 रुपये मेरे पास वापस आने चाहिए। अब इसमें मैं आपको हार्डले वाले में एक इलस्ट्रेशन है वो दिखाती हूँ। देखिए आई इलस्ट्रेशन, ए डिलीवर्स टू बी अ कॉमन कैरियर अ मशीन विदाउट डिले टू एज मिल इन्फॉर्मिंग कि भाई ये जो मिल है हमारी, ये इस मशीन के ना होने की वजह से बंद रहेगी, स्टॉप्ड रहेगी। बी ने फिर भी डिले कर दी डिलीवरी मशीन की। ए ने इसकी वजह से एक बहुत प्रॉफिटेबल कॉन्ट्रैक्ट गवर्नमेंट के साथ मिस कर दिया। पार्टी नहीं था, वो बनाते कैसे। तो ए किस चीज़ को एंटाइटल्ड है, कंपनसेशन ऑब्वियसली, एवरेज अमाउंट ऑफ प्रॉफिट, जो कि अगर मिल चल रही होती ना तो उसे मिलता, क्योंकि डिलीवरी डिलेड होगी ड्यूरिंग द टाइम दैट डिलीवरी ऑफ इट वॉज डिलेड, बट नॉट द लॉस सस्टेन्ड थ्रू द गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट। अब जो आपने हार्डले वर्सेस बैक्सनडेल में देखा, वहाँ पर उसने कभी इन्फॉर्म ही नहीं किया था कि क्रैंकशाफ्ट जाने की वजह से मेरी मिल बंद पड़ी है, ठीक है, तो उधर कोई भी कंपनसेशन नहीं मिला। लेकिन यहाँ पर ये क्या बताता है कि इसने इन्फॉर्म कर दिया था ए ने कि मेरी मशीन अगर आपके पास पड़ी रहेगी तो मेरी मिल बंद रहेगी। अब मिल बंद होने की वजह से वहाँ पर जो भी प्रॉफिट, अगर उसने वो मशीन को वापस करने में थोड़ा सा डिले कर दिया तो जो भी प्रॉफिट वो बनाता, कौन बनाता, ए बनाता, तो वो प्रॉफिट बी को कंपनसेट करना पड़ेगा। लेकिन गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट वाले को कंपनसेट करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो रिमोट हो गया। हम यहाँ पर जनरल उसके प्रॉफिट की बात कर रहे हैं क्योंकि पार्टी को पता था कि उसका कुछ नुकसान हो रहा है। अब आपका आता है सेक्शन 74 एंड 75। उसमें दिया हुआ पेनल्टी एंड लिक्विडेटेड डैमेजेस। लिक्विडेटेड डैमेजेस होते हैं एक, और एक होते हैं अनलिक्विडेटेड। लिक्विडेटेड का बेसिकली क्या मतलब होता है कि असल में जो प्री डिटरमिंड है, आपको ऑलरेडी बताए गए हैं कि भैया हमारा अगर कॉन्ट्रैक्ट टूटता है तो इतना कंपनसेशन आपको देना होगा, क्लियर। अनलिक्विडेटेड कौन से होते हैं, जो असल में फिक्स्ड नहीं होता लेकिन कोर्ट डिसाइड करता है कि हाँ इतना नुकसान हुआ तो इतना आपको पेमेंट करना पड़ेगा, राइट। अगर ये जेन्युइन प्री एस्टिमेट है तो हम इसे बोलेंगे लिक्विडेटेड डैमेजेस। अगर ये जेन्युइन प्री एस्टिमेट नहीं है,
लेकिन ये बेसिकली किस लिए था कि सिक्योर करना कि दूसरा पार्टी परफॉर्मेंस करे, तो उसको बोलेंगे हम पेनल्टी। अब आप और मैं कॉन्ट्रैक्ट में आते हैं और हम कहते हैं अगर हम कॉन्ट्रैक्ट पूरा नहीं करेंगे तो आप मुझे 1000 रुपये दोगे, फाइन, लिक्विडेटेड डैमेजेस हो गए। लेकिन मैं कहती हूँ कि अगर हम दोनों कॉन्ट्रैक्ट पूरा नहीं करेंगे तो आप मुझे 1,00,000 रुपये दोगे, तो वो वहाँ पर पेनल्टी हो जाती है, क्योंकि वो अनरीजनेबल है, बहुत ज़्यादा है। ये बेसिकली आपके मन में डर बिठाने के लिए था कि आप अपना कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म करोगे ही करोगे। अगर हम किसी को चाहते हैं कि वो अपना कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म करे तो हम उस पर बहुत ज़्यादा बड़ी पेनल्टी लगा देते हैं, ताकि उसे उस पेनल्टी का इतना डर हो जाता है कि वो अपना कॉन्ट्रैक्ट पूरा करता ही है। पेनल्टी इज़ अ पेमेंट टू नॉन डिफॉल्टिंग पार्टी, ठीक है, बेसिकली फियर और एनफोर्स करने के लिए ही होता है। लिक्विडेटेड डैमेज आपका रीजनेबल प्री एस्टीमेट है। अब डैमेजेस कौन क्लेम कर सकता है? ओनली दोज पार्टी कैन क्लेम डैमेजेस फॉर ब्रीच हु हैव परफॉर्म्ड या विलिंग है अपना पार्ट करने के लिए, राइट। आ जाओ अब सेक्शन 74 में, कंपनसेशन फॉर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट वेयर पेनल्टी स्टिपुलेटेड, ठीक है। एक कॉन्ट्रैक्ट टूट गया, एक सम दिया हुआ है, उसमें अगर ब्रीच होता है तो वो पे करना पड़ेगा। और इफ़ द कॉन्ट्रैक्ट कंटेन्स एनी अदर स्टिपुलेशन बाय वे ऑफ पेनल्टी, या पेनल्टी के बारे में लिखा हुआ है, वेदर और नॉट एक्चुअल डैमेज और लॉस इज प्रूव टू हैव बीन कॉज्ड टू रिसीव फ्रॉम द पार्टी हु हैज़ ब्रोकन द कॉन्ट्रैक्ट रीजनेबल कंपनसेशन। अब रीजनेबल कंपनसेशन लेनी होगी, उस मान लो 1000 रुपया लिखा हुआ ना अगर, तो मैक्सिमम 1000 रुपया ही ले सकते हैं। लेकिन अगर कोर्ट को लगता है कि ये अनरीजनेबल है, 500 रुपये ठीक रहेगा, तो वहाँ पर कोर्ट को हम डिस्क्रिशन वहाँ पर दे दें। एक्सप्लेनेशन कि भाई अगर इंक्रीज्ड इंटरेस्ट है, कि वैसे जनरली 6% होता है, लेकिन मैंने 26% लगा दिया, मैंने 50% लगा दिया, 75% लगा दिया, तो वहाँ पर आपका उसको हम मानेंगे पेनल्टी। 6% नॉर्मल होता है, लेकिन अगर किसी ने 75% लगाया तो यही होता है ना कि भाई पेनल्टी लगा रखी है। फिर ये एक कहता है कि एक्सेप्शन, अभी मैंने क्या आपको बताया कि अगर 1000 रुपये मैक्सिमम अमाउंट लिखा हुआ है आपके कॉन्ट्रैक्ट में, तो कोर्ट जो है वो देखेगा कि रीजनेबल कंपनसेशन हो सकती है। लेकिन अगर कोई भी पर्सन किसी बेल बॉन्ड में आता है, ठीक है, या कोई रिकॉग्निजेंस में आता है, गिव्स एनी बॉन्ड कोई पब्लिक प्रॉपर्टी, पब्लिक ड्यूटी को पूरा करने के लिए, देन उस केस में अगर वो अपनी कंडीशन को ब्रीच करता है तो उसे होल सम देना पड़ेगा, सारा का सारा पैसा। अभी क्या था? रीजनेबल कंपनसेशन। लेकिन अगर कोई भी इसने एक्नॉलेजमेंट करी है या इसने अपने ऊपर एक बाइंडिंग करी है किस चीज़ से रिगार्डेड, पब्लिक ड्यूटी से रिगार्डेड, तो वहाँ पर उसे पूरा का पूरा पैसा पे करना पड़ेगा। जैसे कि अब हम इलस्ट्रेशन देखते हैं, ए कॉन्ट्रैक्ट्स टू पे टू बी 1000, अगर वो फेल हो गया टू पे बी 5, ए ने कॉन्ट्रैक्ट किया बी के साथ कि वो बी को 1000 रुपये देगा अगर उसने जो उसके 500 रुपये देने थे वो ना पे किए, तो ए ने 500 रुपये नहीं दिए, तो बी इज़ एंटाइटल टू रिकवर फ्रॉम ए सच कंपनसेशन, कितना? 1000 रुपये जो है, या कोर्ट को जितना रीजनेबल लगेगा, मैक्सिमम 1000 रुपये है, बाकी जो कोर्ट को रीजनेबल लगेगा, ठीक है। अब डी देखिए, ए गिव्स अ बॉन्ड टू बी फॉर पेमेंट ऑफ 1000 रुपीज़, 12% पे, ठीक है, विद द स्टेपुलेशन कि अगर आपने मेरे 1000 रुपये वापस नहीं किए तो 75% आप पे इंटरेस्ट लगेगा। तो ये क्या हो गया आपका? दिस इज़ अ स्टिपुलेशन बाय वे ऑफ पेनल्टी, सीधा 12% से 75% हो जाएगा। बी इज़ एंटाइटल टू रिकवर फ्रॉम ए सच कंपनसेशन एज द कोर्ट कंसीडर्स रीजनेबल। तो जो भी कोर्ट को रीजनेबल लगेगा वही अमाउंट देना होगा, राइट। अब देखिए ये वाला जो एक्सेप्शन था, ए गिव्स अ रिकॉग्निजेंस बाइंडिंग हिम अ पेनल्टी ऑफ ₹500 टू अपीयर इन अ कोर्ट। अब बेल बॉन्ड भरते हो या कोई भी ऐसे बॉन्ड भरते हो कोर्ट के आगे कि मैं उस दिन आऊँगा, अगर नहीं आऊँगा तो मैं 500 रुपये का जुर्माना भरूँगा। यहाँ पे ये कौन सा हो गया? पब्लिक ड्यूटी का हो गया। पब्लिक ड्यूटी का हो गया तो उसने फोरफिट किया हिज रिकॉग्निजेंस को, ही इज़ लाइबल टू पे द होल अमाउंट। अभी आपने इलस्ट्रेशन ए में क्या देखा? कोर्ट कंसीडर्स रीजनेबल। इलस्ट्रेशन डी में क्या देखा? कोर्ट कंसीडर्स रीजनेबल। अब यहाँ पर सी में क्या आ गया
कि आपका पब्लिक ड्यूटी की बात आ गई, पब्लिक ड्यूटी की बात आती है तो होल पेनल्टी आपको पे करनी पड़ेगी, राइट। अब आपका आता है लास्ट सेक्शन, सेक्शन 75, पार्टी राइटफुली रिसेंडिंग कॉन्ट्रैक्ट एंटाइटल टू कंपनसेशन। तो असल में जो पार्टी कॉन्ट्रैक्ट को ख़त्म कर रही है, राइटफुली ख़त्म कर रही है, असल में उसका हक बनता था क्योंकि उसने कुछ नुकसान देखा था, तो वहाँ पर उस पार्टी को कंपनसेशन मिलेगी। जैसे कि इलस्ट्रेशन, ए एक सिंगर ने बी के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया कि वो उसके थिएटर में गाएगा 2 नाइट्स इन एवरी वीक, ठीक है, अगले 2 महीने के लिए, और बी ने क्या बोला, मैं उसे 100 रुपये दूंगा हर रात की परफॉर्मेंस के लिए। 6th नाइट को ए आया नहीं, बी इन कॉन्सिक्वेंस, बी ने क्या किया, कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म कर दिया। कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म किया, सही ख़त्म किया, क्योंकि उसने उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट किया था कि वो आए और गाना गाए, और वो कौन, सिंगर जो था वो आया नहीं। तो बी इज़ एंटाइटल्ड टू क्लेम कंपनसेशन फॉर द डैमेज ही हैज़ सस्टेन्ड थ्रू द नॉन फुलफिलमेंट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। तो यहाँ पर बी जो है वो कंपनसेशन मांग सकता है उस डैमेजेस के लिए जो कि उसने सहन करे हैं क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट आपका पूरा नहीं हुआ था। आई होप आप लोगों को अच्छे से क्लियर हुआ होगा। अगर किसी को कोई भी डाउट है तो वो कमेंट सेक्शन में पूछ सकता है।